हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स के पीवाईक्यूज की, जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, और आगे आने वाले वक्त में हम टॉप पीवाईक्यूज, रिवीजन सीरीज एंड फार्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए, है ना। यहाँ पर देखिए हमारी इंस्टा आईडी है, अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ये जनाब आप यहाँ से हमसे पूछ बताया जान सकते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप केमिस्ट्री सारथी से कोई भी पीडीएफ का प्रिंट आउट लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी वीडियो को आपने देखा तो जनाब उसकी फोटो हमें यहाँ पर जरूर सेंड करें, है ना। तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमारे आप कंटेंट का किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है, काफी सारी बातें हो गई, चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 24 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था, है ना। ध्यान से पढ़िए। अ पॉलीसैकेराइड एक्स ऑन बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर 23 atm प्रेशर यील्ड्स Y। ओके, तो कोई पॉलीसैकेराइड एक्स है जिसको इन कंडीशंस के अंदर जब आप डालते हैं तो जनाब ये Y बनने वाला है ना। Y ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, जो Y बना है जब उसका ट्रीटमेंट आप ब्रोमीन वाटर यानी कि Br2HO के साथ करते हैं तो आपको ग्लूकोनिक एसिड मिल जाता है। तो आपसे पूछा गया है एक्स क्या है यहाँ पर, है ना। एक्स कंटेन्स बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस ओनली, तो आपको ये सब भी बता दिया गया है ना। तो बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। देखिए जनाब, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है हमें पता है, आप इसके बारे में जरूर सोच रहे होंगे, है ना। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। पॉलीसैकेराइड एक्स ऑन बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2SO4, जनाब ये सेल्यूलोज होने वाला है ना। सेल्यूलोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, अब ध्यान सुनिए। ये कंडीशंस अगर आपको पता होती, याद होती, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते थे ना। इस स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, जस्ट वेट। सेल्यूलोज की जब भी आप रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ एट 393 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, अंडर 23 atm प्रेशर। अरे हाँ या ना, इन कंडीशन में जब इसकी रिएक्शन करवाने वाले तो Y बनेगा। Y क्या होने वाला है यहाँ पर, ग्लूकोज। अरे हाँ या ना, ग्लूकोज बनने वाला है। अब जब ग्लूकोज की रिएक्शन आप करवाते हैं Br2H2O यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ, तो भैया ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। पढ़ा है ना, ये आपने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो मतलब इसका सेल्यूलोज सही होने वाला है। और ये रही बात कहाँ है, ये लिखा हुआ है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस ओनली। तो ये लिंकेज दिखाने के लिए ही हमने आपको ये स्ट्रक्चर बना लिया है। ये स्ट्रक्चर किसका है, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर भैया सेल्यूलोज का है। इस प्रकार से हम लिख देंगे सेल्यूलोज। अरे हाँ या ना, तो ये है वो लिंकेज, है ना। ये इसी को हम बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ओनली, है ना। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। बाकी सब कुछ आपको समझ में आ चुका है, क्लियर है बात। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स अगर आप देख लेंगे तो आसानी रहने वाली है। बाकी याद तो हमें भी ये नहीं था, है ना, याद नहीं करना है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब 24 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया है। देखिए चांसेस ये रहते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे बायोमॉलिक्यूल्स का पूछा ही जाएगा, है ना। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, क्लियर है। आइए, बहुत ध्यान से देखना है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस, द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। तो आपको यहाँ पर ये ढूंढना पड़ेगा कि कितने एमिनो एसिड हैं इसके अंदर। जितने एमिनो एसिड होंगे -1 पेप्टाइड लिंकेज होने वाली है। अरे हाँ या ना, पता है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। एक तो जनाब ये हो जाएगा एलानिल, है ना, फिर ग्लाइसिल, उसके बाद ल्यूस, है ना, ये हो जाएगा, ये भी हो जाने वाला है, और लास्ट में वेलाइन। तो कितने हैं, 5 एमिनो एसिड हैं। देख पा रहे हैं ना, तोड़ेंगे अगर आप इसको तो समझ पाएंगे भैया ये प्रोनाउंस करना तो बहुत टफ काम है ना। ठीक है, आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 यानी कि नंबर ऑफ एमिनो एसिड अगर हम लिखें तो कितने होने वाले हैं। एमिनो एसिड्स कितने हैं भैया, 5 है ना। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितनी होंगी, -1। अरे हाँ या ना, -1 होंगी ना। दैट मीन्स 5 - 1 4 हो जाने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो लिखिए नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज आर n-1। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 4। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल होना चाहिए। इसको आप तोड़ सकते हैं, प्रोनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 25 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स विल गिव अ पॉजिटिव ब्यूरेट टेस्ट। अच्छा जी, तो आपसे पूछा गया है ग्लाइसिन और ये जो 3 लिखे हुए ना, 3 1 4, 4 में से ऐसे कितने हैं जो पॉजिटिव ब्यूरेट टेस्ट देने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए ब्यूरेट टेस्ट कौन कौन देता है। अगर नहीं पता तो लिखिए जनाब, हम लिखने वाले हैं। लिखें या फिर बोल दें, चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। ब्यूरेट टेस्ट इज गिवन बाई ऑल प्रोटीन्स ब्यूरेट टेस्ट देने वाली हैं। अरे हाँ या ना, ठीक कर लेंगे इसको हम। और पेप्टाइड्स भी देंगे। कौन से पेप्टाइड्स देंगे,
डाइपेप्टाइड नहीं देने वाला, ट्राइपेप्टाइड्स या फिर इससे ज्यादा जहां पर भी पेप्टाइड लिंकेज होंगी वो देने वाला है। तो आप लिख सकते हैं कि डाइपेप्टाइड नहीं देंगे बट ट्राइपेप्टाइड ब्यूरेट टेस्ट देने वाले हैं। क्लियर है बात। एमिनो एसिड्स, कोई भी एमिनो एसिड ये ब्यूरेट टेस्ट नहीं देने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे एमिनो एसिड्स। तो इन सभी चीजों को अगर आप अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लेंगे तो बताइए कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। ब्यूरेट टेस्ट इज गिवन बाय ऑल प्रोटीन्स बट ब्यूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एनी एमिनो एसिड्स, लिख सकते हैं इसको। यस। एंड डाइपेप्टाइड भी ब्यूरेट टेस्ट नहीं देने वाला, ट्राइपेप्टाइड देगा। तो ट्राइपेप्टाइड लिखा हुआ है दैट मींस यस, ब्यूरेट यस, ग्लाइसिन नो, एंड ये जो लिखा हुआ है ये भी नो। ये ब्यूरेट टेस्ट नहीं देने वाला, दैट मींस 1 और 2 टू कंपाउंड ऐसे हैं जो ब्यूरेट टेस्ट देने वाले। तो शॉर्ट नोट बनाते चलिए, काफी ज्यादा फायदा आपको मिल रहा होगा। अरे हाँ है ना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड फ्रॉम अ बेस दैट इज प्रेजेंट ओनली, भैया लिखा हुआ है ओनली इन आरएनए। अरे रटा हुआ है ना, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है एजीसीटी। अरे हाँ है ना, एजीसीटी। आरएनए में क्या होता है एजीसीयू, ऐसे याद किया है आपने, एजीसीयू। अब बताइए एजीसी, एजीसी इसमें भी है। यूरासिल ये भैया अलग है आरएनए, इसी को हम बोलते हैं यूरासिल। यूरासिल का स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, ये देखिए। हालांकि ये आपको याद हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं भी याद होगा तो आफत नहीं आ जाएगी, है ना। यूरासिल ये स्ट्रक्चर हो गया है। आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड फ्रॉम अ बेस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। तो ये होने वाला है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन। तो जनाब गिनिए यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है। रेड पेन ले लें क्या हम? चलिए येलो पेन ले लेते हैं। कितनी ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहीं है क्या? नहीं, 9 ऑक्सीजन है। तो आपको यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर है ये, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर तो इन चीजों को याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स पर एक बार नजर दौड़ानी पड़ेगी, है ना। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ जाएं, बाकी इन सब चीजों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी ये तो पता ही था ना, एजीसीयू, यूरासिल वगैरह पता ही था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। 26 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, लिस्ट 1 में एंजाइम दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में कन्वर्जन दिया हुआ है। तो बताइए क्या होगा, बताइए। स्टार्च इनटू माल्टोज कैसे हो पाएगा, माल्टोज इनटू ग्लूकोज कैसे हो पाएगा, यही सब यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इन्वर्टेज क्या करने वाला है, इन्वर्टेज केन शुगर टू ग्लूकोज के लिए यूज किया जाता है। इन्वर्टेज केन शुगर टू ग्लूकोज, जैसा कि मैंने कहा थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर है, रीडिंग करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा इसमें। क्लियर है बात? यस, करना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज देने का मतलब बनता नहीं है यहाँ पर, है ना। ए का हो जाएगा 4th। क्लियर है। जाइमेज का यूज करते हैं हम ग्लूकोज इंटू इथेनॉल के लिए, ग्लूकोज इंटू इथेनॉल। आपको एल्कोहल वगैरह मिल जाने वाला है लास्ट में। बी का हो जाएगा 3rd। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन एक पूछा भी गया है, जस्ट सेकेंड हम देख लेते हैं एक बार, जस्ट सेकेंड। आई थिंक यहाँ ओहो ये देखिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक क्या बनेगा, ऑब्वियसली एल्कोहल ही बनने वाला है, इथेनॉल बनने वाला है। ओके, C6H12O6 क्या है भैया, ये बताइए क्या है, ग्लूकोज है ना। यस, देखिए ग्लूकोज लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, बताइए। कोई समस्या? याद कर लेंगे अगर 1-2 बार, काम बन जाएगा। अब क्या है, डाई स्टेज, ये कहां पर होने वाला है, ये जनाब स्टार्च इनटू माल्टोज में जाता है। स्टार्च से माल्टोज के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी कि सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड माल्टोज टू ग्लूकोज के लिए हम माल्टेज का यूज करते हैं, बोले तो सेकेंड वन। ये तो याद कर ही सकते हैं, माल्टेज यानी कि माल्टोज टू ग्लूकोज। देखिए क्या कोई है, 4-3-1-2, 4 ये रहा 4-3-1-2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए खास बात यह है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो मैचिंग में ही पूछे जाने वाले हैं, ताकि आप 4 में से अगर 1-2 भी आते हैं आपको तो क्वेश्चन कर सकें, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 26 जून शिफ्ट 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओहो, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है भैया, दैट इज नॉट एक्सक्रीटेड इजिली। तो विटामिन B12 होता है। एनसीईआरटी की रीडिंग जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है एनसीईआरटी का, आई थिंक पेज नंबर 4 to 6, शायद 4 to 6 या फिर 4 to 5, वहां पर देख लेंगे आप, है ना। क्योंकि कुछ नई किताबें हैं, कुछ पुरानी है, तो रीडिंग करनी पड़ेगी। मुझे जो ऐसा याद है वो है कि 4 to 6 इस पेज नंबर पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल होता है, जो कि आसानी से निकाला नहीं जा सकता, मतलब दैट इज नॉट एक्सक्रीटेड इजिली, आसानी से नहीं निकलता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको आते होंगे ना तो +4 आप बहुत जल्दी हासिल करने वाले हैं। हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को याद करना थोड़ा सा टफ है, बट अगर एग्जाम से पहले घर में बैठकर आपने टाइम दिया तो एग्जाम के 3 घंटे आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजरने वाले हैं, है ना। क्योंकि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा आप 1 सेकंड के अंदर टिक करके +4 हासिल कर लेंगे और काफी कंपटीशन से आगे जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। 27 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया है, माल्टोज हैज 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड एट C1 एंड C4 एंड इज रिड्यूसिंग शुगर। तो जनाब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और माल्टोज हैड 2 मोनोसैकेराइड्स अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज लिंक्ड एट C1 एंड C6 एंड इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बट थोड़े से स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिखा दें हम तो बढ़िया रहेगा, है ना। माल्टोज हैज 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स एंड लिंक्ड एट C1 C4। ओहो, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके हम वापस आने वाले हैं। तो यस, हमने माल्टोज का स्ट्रक्चर बना लिया है जनाब। यहाँ पर हम लिखेंगे माल्टोज। क्लियर है बात? यस। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? ये इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे हाँ या ना? अब आपसे क्या पूछा गया है? C1 C4, बिल्कुल C1 C4 पे ही होने वाला है। कैसे नंबरिंग करेंगे ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं हम, है ना। इस तरीके से नंबरिंग होने वाली है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगी 1 2 3 4 5, है ना। 6 हमने कहाँ पे कर दिया था? यस, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे भैया ऑक्सीजन होने वाला है ना। थोड़ी सी गलती हुई है, चलिए ऐसे ही बना देते हैं ऑक्सीजन। क्लियर है बात? यस, क्लियर है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना C1 कार्बन 1, यहाँ पर कार्बन 4। अरे भैया देखिए देखिए देखिए, C1 एंड C4 एंड रेड्यूसिंग एजेंट। यस इंडीड, ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट 1 आपका सही होगा। माल्टोज हैज 2 मोनोसैकेराइड्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज लिंक्ड एट C1 C6। C1 C6 नहीं, गलत है ये। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। स्ट्रक्चर्स आपको ये याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि C1 C4 होने वाला है, बस इतना याद करेंगे काम बन जाएगा। आपको उसी से पूछे जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रक्चर तो हमने सिर्फ इसलिए बताया था कि ताकि आप समझ पाएं, बस इतना सही लॉजिक था इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 28 जून शिफ्ट 1, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर है? गलत, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही। अरे हाँ है ना? यस, रटा हुआ होना चाहिए। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंटरेक्शन पर ही डिपेंड करती है इसकी स्टेबिलिटी। यस, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया है ना। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि 28 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया है। When sugar X is boiled with dilute H2SO4 in alcoholic solution, okay, two isomers A and B are formed. Great. A on oxidation with HNO3 yields saccharic acid. ओहो, इस लाइन से तो क्लैरिटी मिल चुकी होगी आपको कि क्या होने वाला है। Whereas B is levorotatory. ओके ओके ओके, तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, दरवाजा आपको दिखाई भी नहीं देगा क्या लिखा हुआ था, है ना। यस, क्लैरिटी मिल चुकी है। क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, ये वाली लाइन हमें पक्का यकीन है कि आप जरूर से क्रैक कर चुके होंगे। ए ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 यील्ड सैक्रिक एसिड। नहीं किया है तो चलिए हम करवाते हैं। यहाँ पर सुगर एक्स जो बोला गया है ना, वो सुक्रोज होने वाला है। कैसे होने वाला है? क्योंकि सुक्रोज से क्या बनता है, देखिए सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11। अरे हाँ या ना। अब आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है? H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्या देगा ये? H+ दे देगा। तो ये एरो इतना बड़ा नहीं बनाना था हमको, छोटा ही बनाना है ना। इस प्रकार से H+ दे देगा। तो क्या बनने वाला है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। C6H12O6 यहां पर भी होगा एंड यहां पर भी C6H12O6 ही होने वाला है। हालांकि आपको याद होना चाहिए ये ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है। तो डी पॉजिटिव करेंगे हम इसको, डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना, इस तरीके से डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा? ए बोलना पड़ेगा। क्लियर है बात? ए बोलना पड़ेगा। और जनाब ये डी निगेटिव करेंगे हम इसको, डी निगेटिव फ्रक्टोज, फ्रक्टोज दिखाई दे रहा है, स्क्रीन इधर जाएगी क्या थोड़ी सी? यस जाएगी, फ्रक्टोज। यस, इसको हमें बी बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 यील्ड्स सैकरिक एसिड। तो जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं HNO3 के साथ, तब जाकर के आपको सैकरिक एसिड मिल रहा होता है। ओके, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? बी इज लेवोरेटरी। लेवोरेटरी मतलब निगेटिव। अरे हाँ है ना। अब क्या बात? C6H12O6। अच्छा जी, तो यानी कि आपको ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। ओके, बनाते हैं CHO, और यहाँ पर बीच में 4 कार्बन होने वाले हैं। इस प्रकार से 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन, और नीचे वाला क्या हो जाता है? CH2OH। अरे हाँ या ना। OH यहाँ पर, H यहाँ पर, OH इस तरीके से, H यहाँ पर, HO आप करेंगे, H करेंगे, H करेंगे। ये बन चुका है ग्लूकोज, है ना। ये बन चुका है ग्लूकोज। आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, है ना। हाइड्रोजन की काउंटिंग करनी है, 12 हाइड्रोजन है, तो 2 यहाँ पर, 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन की भी काउंटिंग आप कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन जो आप किसके साथ करवाने वाले हैं? HNO3 के साथ। HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अरे हाँ है ना। जब ऑक्सीडेशन होगा तो CHO COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाने वाला है। एल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब एल्कोहल को भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेकर जाने की ताकत रखता है। बाकी सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा, तो ऐसे ही बना देंगे हम।
बट CHO हमने क्यों लिखा है, यहाँ पर COOH होना चाहिए ना। अब भैया रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कार्बन OH यहाँ पर, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, नहीं गलती हो गई हमसे, सेकेंड कार्बन में इधर उधर होता है ना। इट मीन्स HOH OH H और यहाँ पर भी OH और H, नीचे आकर के यहाँ पर भी देखिए एल्कोहल भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड। क्या यहाँ पर हम लिखते हैं सैक्रिक एसिड, देखिए स्पेलिंग देख लेंगे हम एक बार। ओके स्पेलिंग ये है तो चलिए यही लिखेंगे हम, सैक्रिक एसिड। आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, हालांकि आपको ये याद भी होगा, नहीं याद है तो अब याद करिए, आगे भी पूछा जाएगा, निश्चित तौर पे आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा रहने वाली है। ये क्या है आपके पास, ग्लूकोज, है ना। क्लियर हो गई सारी बातें, तो यस स्टार्च ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। हालांकि स्ट्रेच लिखा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग आप संभाल सकते हैं। वन शुगर एक्स इज बॉइल्ड विद, ठीक है शुगर एक्स क्या है, स्टार्च है भैया। C12H22O11 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, C6H12O6, C6H12O6 बनने वाला है। क्लियर, आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं। 28 जून शिफ्ट 2.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग ओनली ग्लाइसिन। अच्छा जी, तो प्रोटीन है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन, ओके, और उसका वेट कितना है 2.5 ग्राम। इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ओके। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर यानी कि सॉल्यूशन को इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है, फाउंड टू बी, अच्छा जी, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया गया है। द टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स आपसे पूछी गई है। ओहो, अब ग्लाइसिन यूनिट्स कैसे निकालेंगे आप, पूछिए। तो जनाब आपको यहाँ पर 2.5 ग्राम वेट दिया हुआ है, ओके, तो ये वेट किसका है, चलिए आपको एक बाई वन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। पाई इक्वल टू ICRT होता है, बट आई यहाँ पर वेंटा फैक्टर का कोई यूज है नहीं, तो आप CRT लिख रहे होंगे। क्लियर है बात। पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 5.03 इंटू 10⁻⁻3, है ना, ओके बढ़िया है। यूनिट भी सेम है, यहाँ पर बार में दिया हुआ है, यहाँ पर भी बार है, ओके। C एचडी रखेंगे 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना है, कहाँ गया 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.202 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी है ये, ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी ना, यस। अब मोलैरिटी है आपके पास, निकाल ली है आपने, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो क्या मोल्स नहीं पता कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हैं, मोल्स बिल्कुल पता किए जा सकते हैं। मोलैरिटी इंटू, देखिए क्या पता करना है हमको, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मोल्स लिखेंगे हम। मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, फॉर्मूला पढ़ा है ना, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, यस। मोलैरिटी क्या आई है 0.202 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गई मोलैरिटी। वॉल्यूम क्या है आपके पास 500 ml, है ना, 500 ml है, बट इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 500 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, यस कर देंगे जनाब, कर देंगे, कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं है हमको। ओके, अब करते हैं क्या करेंगे, देखिए ये 10⁻³ है, तो जीरो यहाँ पर है यानी कि 10⁻² है, इसको कम हटा देंगे। जस्ट सेकेंड, ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो अगर हमने गायब कर दिए तो 10⁻³ 10⁻1 बचने वाला है, एंड 10⁻1 इसके साथ मिल जाएगा, दैट मीन्स 10⁻4 मिल जाने वाला है आपको। अरे हाँ है ना, यहाँ पर क्या बचा 5 की मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करेंगे तो क्या आने वाला है, क्या आएगा भैया, कैलकुलेट करिए, 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10 करेंगे, ये आ जाएगा 5 2 10, ओके, तो 0 पॉइंट यानी कि 1.01 आने वाला है, 1.01 इंटू 10⁻⁻4, ये आ चुके हैं आपके पास क्या, मोल्स। तो अब अगर मोल्स आ चुके हैं तो क्या हम मॉलिक्यूलर वेट को पता नहीं कर सकते, बताइए, नहीं पता कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला लिख दें, इसको हटाइए यहाँ से, फालतू कीजिए, हमको स्क्रीन पे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आपने पढ़ा है, बताइए पढ़ा है, मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पर ले जाइए, मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पर ले गए अगर हम, तो वेट क्या है बताइए, 2.5 ग्राम दिया है ना, बिल्कुल जनाब बिल्कुल दिया है 2.5 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोल्स, अरे हाँ जनाब मोल्स 1.01, 10⁻⁻4 को आप ऊपर लेकर जाइए तो 10⁻+4 हो जाने वाला है। इसको सॉल्व करिए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप जीरो हटाएंगे, ओके पॉइंट हटाना है तो हटाइए, ये पॉइंट हटाएंगे, ये हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाने वाला है, 250, देन उसके बाद भी भैया 4 जीरो लगने वाले हैं, 250 के बाद भी 4 जीरो लगेंगे, नीचे 101 होने वाला है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 10⁻4 लिखने वाले हैं, 10 लिखने वाले हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 24752 ये आ जाने वाला है ना, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट नहीं, ये आपने क्या निकाला है, हमने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया है, यस, तो यस ये हो चुका है मॉलिक्यूलर वेट। अब आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया है किसका, प्रोटीन का, है ना, जो भी प्रोटीन है। अब प्रोटीन के पास कितनी यूनिट है,
ग्लाइसिन की, ये पता करने के लिए हमको ग्लाइसिन के मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, सिंपल सी बात है भैया। टोटल मॉलिक्यूलर वेट, अगर एक प्रोटीन के अंदर टोटल मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो अगर हमें ये पता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन यूनिट्स ही हैं, तो अगर हम ये पता कर लें कि एक ग्लाइसिन यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो क्या हम नहीं पता कर सकते कि नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स कितनी है? बताइए, कर सकते हैं ना। चलिए इसका अब हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। तो कौन सा पेन ले लेंगे हम? व्हाइट पेन ले लें क्या? नहीं, ये वाला पेन लेते हैं, थोड़ा सा अलग पेन है। कहाँ पर? यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। C2 यानी कि 24 हो जाने वाला है। क्लियर है बात? H5 यानी कि 5H, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 2 है, दैट मीन 16 × 2 32, 24 5 29, देखिए 24 5 29 हो जाने वाला है। 29 और 14 30, 43 75 यानी कि 75 आ जाने वाला है इसको कैलकुलेट करने के बाद। ओके ओके ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स आप जब करेंगे, नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 24752 डिवाइडेड बाई 75 करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। 24752 कैसे जाएगा? 7 150 300 नहीं, 3 से जाने वाला है ना, 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 से 21 1 22, तो 225 यानी कि 22 बचने वाला है। देन 5 करेंगे आप। ओके ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। 3 से चला जाने वाला है पूरा तरीके से, तो 225 आने वाला है एट द एंड। फिर अब 0 बचेगा, 2 लगाएंगे यानी कि 330 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स 330। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड ले आते हैं अब, है ना। 330 नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स हैं इसमें। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया था 2.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का वेट कितना है? 2.5 ग्राम। क्लियर हो गई बात? यस। और आपको यही बताया गया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन यूनिट्स हैं, तो अगर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन यूनिट्स हैं तो यानी कि उसी का वेट होगा सारा का सारा। अरे हाँ या ना। आपको बताया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से आप यहाँ पर यानी कि मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी आपने निकाल ली, अब मोलैरिटी की हेल्प से हम मोल्स निकाल लेंगे। अरे हाँ या ना, निकालिए आपने, मोल्स भी निकाल लिए। अब मोल्स की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी हमने निकाल लिया, है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, क्योंकि हमको सब कुछ दिया गया था। अब जैसे ही आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन यूनिट्स हैं अगर प्रोटीन में, तो उनका ही मॉलिक्यूलर वेट भी होने वाला है। हाँ है ना। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो आया प्रोटीन का, उसको हमने डिवाइड कर दिया उसको हमने डिवाइड कर दिया ग्लाइसिन के मॉलिक्यूलर वेट से, तो हमको नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स आसानी से मिल जाएंगे, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन था, बट डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं। बट यस, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज हो सकता है एग्जाम में बैठकर आप अंडर प्रेशर आ जाएं, है ना। एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर आपको, तो यहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। 29 जून शिफ्ट 1, शुगर मोइटी इन डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली आर। ओ हो, अब जनाब ये क्वेश्चन इतना आसान है ना, हमें पता है कि इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी रास्ता दिखा दी जाए। कैसे? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अरे हाँ या ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एन यूज यही होती है ना स्पेलिंग, न्यूक्लिक एसिड। ये हो जाता है किसका फुल फॉर्म? डीएनए का। ये आपने क्लास 10 की बायो में पढ़ा होगा, निश्चित तौर पर पढ़ा होगा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अरे हाँ या ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। यानी कि डीएनए के केस में डीऑक्सी होना चाहिए, डीएनए के केस में डीऑक्सी होना चाहिए, यानी कि इसको हटा देंगे हम। अरे हाँ या ना, राइबोज नहीं होना चाहिए। आरएनए के केस में राइबो होना चाहिए, डीऑक्सी नहीं होना चाहिए, डीऑक्सी नहीं होना चाहिए जनाब, और यहां पर भी डीऑक्सी नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बीटा वगैरह सोचने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्लास 10th वाले नॉलेज के दम पर, है ना। इतना तो पढ़ाई है आपने, डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इतनी बायो तो आपको आती ही है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, यस इंडीड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रैक कर। क्वेश्चन नंबर 12, 29 जून शिफ्ट 1, C6H12O6 जाइमेज। एक बार फिर से आपको याद आनी चाहिए किसकी? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखिए जनाब, देखिए कहाँ आ गए हम, यहाँ पर आ गए। जाइमेज क्या कर रहा था? ये ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि C2H5OH। अरे हाँ या ना, C2H5OH ये क्या है? ग्लूकोज है ना, C6H12O6। जाइमेज बोले तो इथेनॉल, यानी कि ये क्या हो जाने वाला है? C2H5OH। तो यहाँ पर हम लिख देंगे C6H12O6 की जब आप रिएक्शन करवाते हैं जाइमेज के साथ तो बनने वाला है इथेनॉल, यानी कि C2H5OH। क्लियर है बात? ये हो चुका है आपका ए प्रोडक्ट। इसकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं NaOI के साथ। ओहो, NaOI ये क्या है? सोडियम हाइपोआयोडाइड। यस, ये क्या बनाएगा? CHI3 आपको दिखाई दे रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट में ये पीपीटी बनती है, और ये पीपीटी कैसी होती है? येलो कलर की होती है, पता है ना? पता नहीं है तो पता करिए,
छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर भले ही आपसे ना पूछा गया हो, बट 3 से 4 बार इसके PYQs पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर हेलो फॉर्म टेस्ट पे। बाकी बी क्या बनेगा वो आपको यहाँ पर देखना है। बी बनने वाला है HCOONA। अरे हाँ है ना, ये बनने वाला है, यही आपका प्रोडक्ट बी है। ठीक है, CH3 बाहर निकल जाने वाला है, आप देख सकते हैं, है ना। तो HCOONA में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो बताइए कितने कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन है ना, एक कार्बन है। तो यहाँ पर आप 1 लिख करके आगे बढ़ रहे होंगे, कर सकते हैं। डुएबल है, यस बिल्कुल डुएबल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए एंड डेफिनेटली आप +4 यहाँ पर भी हासिल कर सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन टफ बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम, बट यस 1 से 2 बार आपको देखने ही पड़ेंगे। थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा देना पड़ेगा, एग्जाम से थोड़ा पहले आपको पढ़कर जाना पड़ेगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 29 जून शिफ्ट 2, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स दैट इज अनअफेक्टेड। ओहो, अनअफेक्टेड बाय हीटिंग। अरे भैया पहला वाला कहाँ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो, जिसको आप हीट करें तब भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत छोटी यूनिट है ना। तो यस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट किया, इसी के साथ आंसर की भी आ चुकी है, यानी कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से PYQ की प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर पा रहे होंगे, क्योंकि PYQ से इन्फ्लुएंस पेपर आपको मिलने वाला है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।